नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 1 ट्रांसमिशन सिस्टम पार्ट 1 देख रहे हैं आप। आज हम इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, फंक्शन ऑफ क्लच और रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्लच, ये सब सीखेंगे। तो आइए चलिए सीखते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन सिस्टम क्या काम करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रांसमिशन सिस्टम का काम हमारे ऑटोमोबाइल वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है, जहां ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा पहियों को चलाने के लिए अंदरूनी कंबस्शन इंजन के आउटपुट की आपूर्ति की जाती है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है, जो इंजन से आने वाली पावर है उसको पहियों तक भेजता है, जो कंबस्शन चैम्बर के अंदर तैयार की जाती है, और उसको भेजने का काम किसका होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का। ट्रांसमिशन से इंजन की अधिक गति धीमी गति में बदली जाती है। कि भाई जो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है, इंजन हाई स्पीड पे चलता है तो उसकी स्पीड को कम भी कर सकता है और उसके टॉर्क को बढ़ा सकता है। इस प्रक्रिया में टॉर्क बढ़ता है। टॉर्क का मतलब उसकी ताकत बढ़ा देता है कि भाई वो लोड उठा सके, ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा जान लगा सके। ट्रांसमिशन का उपयोग बाईसाइकिल के पैडल, स्थिर मशीनों और ऐसे अन्य स्थानों में किया जाता है जहाँ घूमने की गति और टॉर्क का इस्तेमाल करना होता है। तो भाई ये बता रहा है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कि भाई जहाँ हमारे को ज़रूरत होती है, जहाँ टॉर्क को बढ़ाना होता है, हमारे को जहाँ ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, कौन सी जगह पे, घूमने वाले पार्टों के अंदर। तो आइए देखते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन से हिस्से लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर ज्वाइंट होती हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम से निम्नलिखित हिस्से होते हैं। नंबर 1 है क्लच असेंबली। भाई क्लच असेंबली क्या करती है, यह इंजन के फ्लाई व्हील के साथ अटैच करती है, पावर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्लच का क्या कार्य है। तो क्लच का कार्य है पावर को इंगेज और डिसंगेज करना। फिर है गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन केस असेंबली। तो गियर बॉक्स का काम क्या है, जो है स्पीड को कम करना और टॉर्क को बढ़ाना। फिर आती है उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है, इन दोनों के जो है काम करती है रियर एक्सल और गियर बॉक्स के बीच में। तो इसका काम क्या है कि गियर बॉक्स से जो आने वाली पावर है उसको आगे रियर एक्सल तक भेजना, जिससे पहियों को चलाने के लिए हमारे को पर्याप्त बल मिल सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लच असेंबली, कि भाई क्लच असेंबली में कौन कौन से पार्ट होते हैं। क्लच असेंबली, क्लच एक ऐसी मशीन है जो एक शाफ्ट से के घूमने की गति को इच्छानुसार आगे बढ़ाती है। ड्राइविंग शाफ्ट और ड्राइव किए गए शाफ्ट के अक्ष आपस में एक समान होते हैं। तो भाई यहाँ पर क्लच का काम क्या है, क्लच असेंबली का, कि भाई ये जो है इंजन से आने वाली पावर को आगे भेजने का कार्य करती है, या पावर को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करती है। तो इसमें लगने वाले कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले है थ्रो आउट फोर्क, फिर उसके बाद है थ्रो आउट बेरिंग। जब हम पैडल पर पाँव रखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्क दबती है। उसके बाद जो थ्रो आउट बेरिंग है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जो थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं कि भाई जो प्रेशर प्लेट है वो उसके डायाफ्राम स्प्रिंग को प्रेस करेगी। और फोर्थ पॉइंट पर आप देख रहे हैं क्लच डिस्क। तो ये क्लच डिस्क क्या होगी, जो प्रेशर प्लेट ने इसके ऊपर प्रेशर डाल रखा है उसको वापस खींच लेगी, और जो फ्लाई व्हील के साथ अटैच होती है तो इसको दूर कर देगी। इससे तो क्या होगा, पावर उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फ्लाई व्हील से आने वाली पावर इससे दूर हो जाएगी। ये हम एक वीडियो के ज़रिए समझेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लच असेंबली किस प्रकार से काम कर। अब हम इसके जो है कार्य देखेंगे। फाइनल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है क्लच के क्या क्या कार्य होते हैं, तो आपको ये बता देना है। ये कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इंजन के पावर को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में होती है। कि भाई जब इंजन से हमारे को पावर को तोड़ना हो तो वह कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पावर को तोड़ा जाता है, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। नंबर 1 है इंजन को स्टार्ट और वार्म अप करना। कि भाई जब हम गाड़ी को वार्म अप करना चाहेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, हम कोई भी गियर इंगेज नहीं होता। उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो है फ्रीली मूवमेंट करता है इंजन। नंबर 2, वाहन को खड़ी स्थिति से चलाने के लिए पहले और दूसरे गियर को लगाने में सहायता देना। तो क्लच क्या काम करेगी भाई, जब गाड़ी खड़ी पोजीशन में है और हमने उसको चलाना है तो पहला या दूसरा गियर जब लगाएंगे तो उस टाइम पर क्या करेगी, हमारी सहायता करेगी, हेल्प करेगी।
नंबर 3 आवश्यकता अनुसार गियर को बदलने में सहायता देना कि भाई जैसे हमने रोड की कंडीशन है कि भाई मान लो ब्रेकर है या भीड़ भाड़ है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उसके गियर को चेंज करना पड़ेगा। मान लो जो खाली हाईवे है तो हमें वहाँ पे भगानी है स्पीड से, और जहाँ कोई सामने आ गया तो वहाँ पे हमें उसको कम स्पीड से चलाना है, तो उस टाइम पे क्या करेगी, गियर को बदलने में सहायता करेगी। फिर इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ब्रेक लगाने के बाद वाहन को रोकने के लिए इंजन से ड्राइव डिस्कनेक्ट करना कि भाई जब हम ब्रेक लगा लेते हैं और हमें गाड़ी को रोकना है तो उस टाइम पे क्या करेगा, जो ड्राइव का मतलब जो हम पावर भेज रहे हैं ना आगे, उसको हटा देना, डिस्कनेक्ट कर देना, दूर कर देना। फिर नंबर 5 देखेंगे, एक आघात या झटका दिए बिना इंजन द्वारा धीरे धीरे से लोड लेना कि भाई जब गाड़ी हमने चलानी है पहले दूसरे गियर में तो बगैर झटका दिए बिल्कुल आराम से गाड़ी को हम जाए उसके साथ क्या कर सकते हैं, लोड ले सकते हैं इंजन पे। तो यह क्लच के क्या थे, कार्य हैं। तो आपको फाइनल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान देना है कि भाई क्लच के क्या क्या कार्य हैं जो आपको अभी बताए गए हैं। और अब देखते हैं क्लच की आवश्यकताएं कि ज़रूरतें कि भाई क्लच किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमें फाइनल एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लच की आवश्यकताएं बताओ कि भाई क्लच किस प्रकार की होनी चाहिए। आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट है टॉर्क ट्रांसमिशन। क्लच इंजन से अधिकतम टॉर्क को भेजने में सक्षम होनी चाहिए कि भाई टॉर्क ट्रांसमिशन लिख के आपने लिख देना है कि क्लच जो है ना अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर को आगे भेजने में सक्षम होनी चाहिए। नंबर 2 ग्रेजुअल इंगेजमेंट, क्या धीरे धीरे इंगेज करना चाहिए ताकि अचानक झटका नहीं लगे कि भाई ग्रेजुअल इंगेजमेंट का मतलब है कि बिल्कुल धीरे धीरे उसके साथ अटैचमेंट होना चाहिए, जब हम क्लच को छोड़ें तो कोई झटका नहीं लगना चाहिए। नंबर 3 है हीट डिसिपेशन, क्लच से बहुत अधिक मात्रा में हीट या गर्मी निकलनी चाहिए जो घर्षण के कारण क्लच चलाने से पैदा होती है। तो भैया यहाँ पे बता रहा है जब क्लच उसके साथ रगड़ खाती है तो उसके अंदर क्या होता है, घर्षण जब कहीं पे भी होता है तो वहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है, मतलब कि गर्मी पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो है हमारी क्लच प्लेट हीट डिसिपेशन होनी चाहिए कि भैया अधिक से अधिक उस गर्मी को बाहर निकाल दे, मतलब वो गर्म तो हो जाए, जल्दी ठंडी हो जानी चाहिए वो। फिर है डायनेमिक बैलेंसिंग। डायनेमिक बैलेंसिंग का मतलब है क्लच डायनेमिक तौर पर संतुलित होनी चाहिए कि भाई वो हिलनी डुलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल जो है गोल होनी चाहिए, ना कि ओवल्टी होनी चाहिए, ना उसमें वाइब्रेशन होना चाहिए। तो तेज़ गति वाले इंजन क्लच के मामले में यह खास तौर से आवश्यक है कि भाई जो हाई स्पीड जो रेसिंग कार हैं या बाइक है उनकी जो क्लच प्लेट है क्लच है, डिस्क है, वो बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। उसमें जो जिस तरह क्या नहीं करते साइकिल के पहिए में बल हो गया तो इसके अंदर कोई बल वल या कोई वाइब्रेशन पैदा करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम संतुलित, बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। फिर नंबर 5 है वाइब्रेशन डंपिंग, क्लच में पावर ट्रांसमिशन के दौरान पैदा होने वाले शोर को समाप्त करने के लिए धीमे करने वाले वाइब्रेशन उपयुक्त प्रक्रिया होनी चाहिए कि भाई वाइब्रेशन डंपिंग के भाई इसमें जब आप इसने इंगेज करा तो इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए और ना या आवाज़ करनी चाहिए। फिर नंबर देखते हैं 6 साइज, क्लच का साइज जितना छोटा हो संभव हो उसके बनाना चाहिए ताकि यह कम से कम जगह ले कि भाई क्लच का जो साइज है वो बिल्कुल छोटे से छोटा हो जाए उतना बढ़िया है। तो इसीलिए जो है ना इतनी बड़े साइज की क्लच की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ताकि वो कम से कम जगह पर आराम से फिट हो जाए। फ्री पैडल प्ले, क्लच में फ्री पैडल प्ले होना चाहिए ताकि कार्बन थ्रस्ट बेयरिंग और इसकी टूट फूट पर पड़ने वाले प्रभावी लोड को कम किया जा सके। फ्री प्ले का मतलब है थोड़ा सा उनके बीच में गैप होना चाहिए, नू नहीं बिल्कुल सटा रहे उसके साथ अड़ा रहे, बिल्कुल थोड़ा सा उनके बीच में जगह होनी चाहिए ताकि जो है टूट फूट कम से कम हो। फिर नंबर 8 देखते हैं चलाने में आसान, क्लच चलाने में आसान होना चाहिए और इसे चलाने में ड्राइवर में कम मेहनत करनी पड़नी चाहिए कि भाई जो क्लच ऐसी होनी चाहिए कि आराम से इंगेज हो जाए और आराम से डिसंगेज हो जाए, ऐसा ना हो कि जो ड्राइवर उसको चला हुआ है कि उसको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़े उसको इंगेज या डिसंगेज करने में या उसको चलाने में। फिर नंबर 9 हल्कापन, क्लच के ड्रिवन मेंबर जहाँ तक संभव हो हल्के होने चाहिए ताकि ये क्लच के अलग होने के बाद किसी भी समय पर घूमना जारी नहीं रख सकें। तो भाई जो इसका कहने का मतलब है जो एक तो होता है ड्राइविंग मेंबर और एक होता है ड्रिवन मेंबर। ड्राइविंग मेंबर जो चलाने वाला और ड्रिवन मेंबर होता है चलने वाला। तो जो ये क्लच प्लेट के साथ जो जितने पार्ट हैं वो सारे हल्के होने चाहिए, इतने वजनदार नहीं होने चाहिए कि भाई मान लो अपन क्लच प्लेट डिसंगेज कर दी और वो फिर भी घूमते रहें, क्योंकि जो हैवी वेट होगा वो ज़्यादा देर तक घूमेगा और जो हल्का होगा वो थोड़ी देर में रुक जाएगा, ज़्यादा देर तक नहीं घूमेगा। तो ये क्या है क्लच की आवश्यकताएं।
जो आपको याद करनी है, फाइनल एग्जाम्स में 100% पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए। फ्री पैडल प्ले क्या होती है, टॉर्क ट्रांसमिशन क्या होता है, ग्रेजुअल एंगेजमेंट क्या होता है, हीट डिसिपेशन क्या होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके दिमाग में याद होने चाहिए। आइए हम आपको जो है आज एक वीडियो के जरिए क्लच का काम दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्लच आपके जो है व्हीकल के अंदर काम करती है। इंटरनल कंबशन इंजन्स जैसे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को स्टार्ट करने से पहले यह ज़रूरी है कि उस पर से लोड हटा दिया जाए। इसके अलावा यदि पावर इंजन से सीधे पहियों तक चली जाए तो हो सकता है कि इंजन लोड न ले पाए और बंद हो जाए। दूसरी ओर अगर इंजन पर्याप्त पावर पैदा करता है तो गाड़ी अचानक से चल पड़ेगी, जिससे लोगों को असुविधा या नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इंजन को पहियों से धीरे से जोड़ा जाए। इसके अलावा ऐसी कई स्थितियां होती हैं जिसमें हम इंजन को पहियों से डिस्कनेक्ट करना चाहेंगे, जैसे कि जब हमें ब्रेक लगाना हो या जब गाड़ी ढलान पर हो। इसके अलावा गियर्स बदलने के लिए भी इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। क्लच एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ज़रूरत पड़ने पर इंजन को ट्रांसमिशन से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गाड़ी में क्लच पैडल दबाने पर कैसे एक क्लच इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पावर गाड़ी के इंजन में बनती है, जिसके कारण क्रैंकशाफ्ट घूमता है और क्रैंकशाफ्ट से पावर क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स को ट्रांसमिट होती है। इसके बाद यह पावर प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल से होते हुए पहियों तक पहुंचती है। क्लच फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है और जब भी क्लच पैडल दबाया जाता है यह इंजन को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट कर देता है और इसलिए पावर गियर बॉक्स तक नहीं पहुंचती है। अब गियर्स आसानी से बदले जा सकते हैं क्योंकि इस अवस्था में गियर्स फ्रीली घूम रहे होते हैं और गियर्स पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। एक क्लच में एक फ्लाईव्हील होता है जो सीधे क्रैंकशाफ्ट पर लगा होता है और इसलिए जब इंजन चल रहा होगा तब फ्लाईव्हील भी घूमेगा। इसके बाद एक क्लच प्लेट होती है जो कि स्टील से बनी होती है और इसके दोनों तरफ फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है। क्लच प्लेट एक स्प्लाइंट शाफ्ट पर लगी होती है और यह शाफ्ट पर आगे पीछे मूव कर सकती है। यह स्प्लाइंट शाफ्ट गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट होता है और जब तक क्लच को डिसएंगेज नहीं कर दिया जाता है यह गियर बॉक्स को पावर ट्रांसमिट करता रहता है। मान लीजिए इंजन चल रहा है और इसलिए फ्लाईव्हील भी घूम रहा है। अब अगर क्लच प्लेट को थोड़ा एक्सियल फोर्स लगाकर फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में लाया जाए तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और क्लच प्लेट घूमने लगेगी। जैसे जैसे एक्सियल फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं। जब फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं तब यह आपस में स्लिप नहीं करते और हम कह सकते हैं कि क्लच पूरी तरह से एंगेज्ड है। क्लच के एंगेजमेंट के लिए यह एक्सियल फोर्स प्रेशर प्लेट द्वारा लगाया जाता है। प्रेशर प्लेट को स्ट्रैप प्लेट की मदद से लचीले ढंग से क्लच कवर द्वारा सपोर्ट किया जाता है। प्रेशर प्लेट पीछे की तरफ से रिट्रैक्टर क्लिप की मदद से डायफ्राम स्प्रिंग के बाहरी किनारों से जुड़ी होती है। डायफ्राम स्प्रिंग एक डिस्क शेप का स्प्रिंग होता है जिसके बीच में एक छेद होता है और रेडियल डायरेक्शन में स्लॉट्स बने होते हैं।
डायफ्राम स्प्रिंग का मोशन इसके दोनों तरफ लगे 2 वायर रिंग्स के द्वारा फिक्स किया जाता है। यह वायर रिंग्स स्प्रिंग के बाहरी किनारे से थोड़ी ही दूरी पर लगे होते हैं और एक फलक्रम की तरह काम करते हैं। इसलिए जब स्प्रिंग के सेंटर में एक्सियल फोर्स लगाया जाता है तो इसके बाहरी किनारे विपरीत दिशा में चले जाते हैं और जब फोर्स हटा दिया जाता है तो स्प्रिंग वापस पहले वाली स्थिति में चला जाता है। यह 2 वायर रिंग्स रिवेट के द्वारा अपनी पोजीशन पर फिक्स किए जाते हैं और बदले में यह रिवेट क्लच कवर पर फिक्स होते हैं। चूंकि प्रेशर प्लेट डायफ्राम स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, यह स्प्रिंग के बाहरी किनारे के साथ मूव करती है। इस प्रेशर प्लेट, डायफ्राम स्प्रिंग और कवर की असेंबली को प्रेशर प्लेट असेंबली कहते हैं और ये फ्लाईव्हील से बोल्ट्स के द्वारा जुड़ी होती है। इसलिए फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट असेंबली एक यूनिट की तरह काम करते हैं और एक ही स्पीड से घूमते हैं। फ्री कंडीशन में डायफ्राम स्प्रिंग कोन शेप का होता है, लेकिन जब कवर को फ्लाईव्हील से जोड़ा जाता है तब यह लगभग फ्लैट शेप में आ जाता है और यह प्रेशर प्लेट पर स्प्रिंग फोर्स लगाने लगता है। इसी फोर्स के कारण प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील पर दबा देती है और क्लच प्लेट पर दोनों तरफ से दबाव के कारण इस पर दोनों तरफ से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और यह घूमती है। जब क्लच पैडल दबाया जाता है, एक क्लच बियरिंग डायफ्राम स्प्रिंग के सेंटर को अंदर की तरफ धकेलती है। इसकी वजह से स्प्रिंग का बाहरी किनारा और इसलिए प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ मूव करते हैं। इसलिए क्लच प्लेट पर से दबाव हट जाता है और यह फ्लाईव्हील से अलग हो जाती है। इसलिए अब क्लच प्लेट से कोई पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है और इंजन ट्रांसमिशन से अलग हो गया है। जब क्लच पैडल को रिलीज कर दिया जाता है तो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से वापस जुड़ जाती है और एक बार फिर से क्लच से पावर ट्रांसमिट होने लग जाती है। इंजन में फ्लक्चुएशन, अचानक से क्लच एंगेजमेंट या दूसरे किसी झटके का ट्रांसमिशन पर असर कम करने के लिए क्लच प्लेट में टॉर्शनल स्प्रिंग दी जाती हैं। गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट स्प्लाइंड हब से जुड़ा होता है। वहीं रिटेनर प्लेट्स क्लच प्लेट पर फिक्स होती हैं। हब इन दोनों रिटेनर प्लेट्स के बीच में लगाया जाता है और कुछ हद तक घूम सकता है। टॉर्शनल स्प्रिंग को लगाने के लिए स्लॉट्स दिए जाते हैं। इस प्रकार जब क्लच एंगेज होता है तो क्लच प्लेट के घूमने के कारण पहले स्प्रिंग्स हब पर कंप्रेस होती हैं और फिर यह हब पर फोर्स लगाने लगती हैं, जिसके कारण हब घूमता है। और इस प्रकार पावर स्मूथली गियर बॉक्स को ट्रांसफर हो जाती है।